हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी ठीक चल रही होगी। तो आज का वीडियो हमारा पार्ट 3 है, फॉर्मूला कॉपी का पार्ट 3। हमने इससे पहले 2 वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें हमने मोस्ट ऑफ द एडवांस के पोर्शन को कर लिया है और इस आज वाले में हम अपना ज्योमेट्री प्लस अर्थमेटिक को कवर करेंगे। सो यदि आप यहाँ पे नहीं हैं तो आपको पहले इससे पहले वाले 2 वीडियोस आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप इसको ये पार्ट 3 को देखें। So those who are new, this video is presented by me, Rakesh Sharma. I secured All India Rank 5 in CPU 2022 and also got selected through 2022 CGL. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री एडवांस का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर इस मतलब माना जाता है एस्पिरेंट्स के द्वारा। बट यदि आपको फॉर्मूला ढंग से याद है तो ये भी चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाता है। सो ज्योमेट्री में यदि हम देखें कि यहाँ पे हमारे ट्रायंगल्स, देन सर्कल, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। ट्रायंगल में आपका सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस, सेंटर बेस्ड क्वेश्चंस लाइक ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, तो ये आपको यहाँ पे स्टडी करने पड़ते हैं। कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला, तो ये आज हम पूरे ज्योमेट्री को देखेंगे, हमें कौन कौन से फार्मूले ध्यान रखने, कौन से आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो ट्रायंगल में एक हमारा मीडियन होता है जो इस सामने वाली लाइन को मतलब इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो इसको हम मीडियन बोलते हैं। तो ये हमारे 2 मीडियन बेस्ड रिजल्ट्स हैं कि 3 ये हमारे साइड्स हैं AB BC और AC, और ये हमारे ADB और CF ये हमारे मीडियंस हैं। तो ये हमारा मीडियन और साइड के बीच में रिलेशन है कि 3 टाइम्स ऑफ AB मतलब साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अपनी मीडियंस का स्क्वायर। तो ये हमारा एक रिजल्ट है। देन ये कभी कभार आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि 4 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 प्लस M3 इज ग्रेटर देन, ये आपका कभी कभार डायरेक्ट स्टेटमेंट डाल सकता है कि 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस का सम इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ साइड्स का सम। तो इसके बाद यदि हम कोसाइन फार्मूला, इससे कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोसाइन फार्मूला हमारा कब लगता है, जब हमारे पास एक एंगल दे रखा हो, लाइक ये हमारा एंगल है और ये ABC मतलब 2 साइड दे रखी हो, हमें तीसरा निकालना हो, तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला कोस A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे हमारा एंगल A गिवन था, तो आपका A वाला माइनस होता है और अदर साइड्स आपकी उनका स्क्वायर आपका प्लस होता है, और हमारा डिनोमिनेटर में भी जो हमारा यहाँ पे नहीं था वो वाले हमारे यहाँ पे नीचे आते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे A था तो A हमारा नीचे नहीं आएगा। सिमिलरली हम कोस B और कोस C के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन साइन फार्मूला के ऊपर मतलब एज सच ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट कोसाइन फार्मूला के ऊपर ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये आप A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू R हमारा यहाँ पे इन रेडियस होता है, तो ये हमारा साइन फार्मूला। देन एंगल बाइसेक्टर, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो टॉपिक है। इसमें आपके ये 2 क्वेश्चन होते हैं जो बार बार SSC में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये एंगल आपको दे देंगे, ये आपको मान लो कि 30 दिया है, तो आपको ये निकालना है। तो ये 90 प्लस 30 का हाफ 15, तो 105 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देन एक्स सेंटर में हमारा माइनस हो जाता है, तो ये हमारा इस टाइप में बनेगा। तो ये हमारा एंगल यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, मान लो ये हमारा 60 है, तो 90 माइनस 60 का हाफ 30 डिग्री, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। तो ये था हमारा इन सेंटर और एक्स सेंटर जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब ये हमारे बाइसेक्टर्स होते हैं। तो जहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर्स मीट करेंगे ये हमारा होता है, तो आपको ये एंगल निकालना पड़ता है। सो ये थे हमारे इन सेंटर एक्स सेंटर वाला कंसेप्ट। देन ये हमारा इन रेडियस हमारा एरिया अपन सेमी पेरीमीटर, ये हमारा होता है इन रेडियस का फॉर्मूला फॉर ऑल ट्रायंगल्स। और हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो आप इसके बाद यदि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और वहाँ पे आपके इन रेडियस निकालना है, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है P हमारा ये अपना परपेंडिकुलर B बेस H हाइपोटेन्यूज, तो P प्लस B माइनस H अपॉन 2 ये हमारा इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हमारे स्पेशल केसेस बनते हैं, लाइक हमारा यहाँ पे बना था। तो आप इसको बिना यूज़ करें आप डायरेक्ट, यदि आपके पास ये 3 चीज़ें गिवन है तो आप इन रेडियस निकाल सकते हैं। देन मीडियन में आपके ये ह्यूरोन्स फार्मूला टाइप वाला आप यूज़ कर सकते हैं। ह्यूरोन फार्मूला आपका मतलब ट्रायंगल और क्वाड्रेटल दोनों में लगता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ भी। इसके बाद ये हमने देख लिया रिलेशन कि 3 टाइम्स ऑफ साइड्स का स्क्वायर और अपना ये AD मतलब ये हमारा मीडियंस का 4 टाइम्स बराबर होते हैं। देन साइड पैरीमीटर जहाँ पे मिलता है उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा सर्कम सेंटर होता है वो एट मिड ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब आपका ये है तो आपको ये यहाँ पे लाई करेगा सर्कम सेंटर से ही हमारे तीनों इक्वल होते हैं, तो ये और ये हमारे तीनों इक्वल होंगी।
इसके बाद यदि हम एंगल वाली बात करें तो एंगल जब हमारा सर्कम सेंटर होगा तो जो हमारा ये बी एस सी होगा ये ट्वाइस ऑफ ए होगा। हमारे इन सेंटर वाले केस में वो 90 माइनस हाफ ऑफ ए था, बट इस केस में वो हमारा ट्वाइस ऑफ ए होता है। बी एस सी मतलब ये बी एस सी मतलब जो सर्कम सेंटर पे एंगल बनता है वो हमारा ट्वाइस ऑफ ए होता है। देन इसके बाद आपको आर आर हमारा सर्कम रेडियस होता है, वो ए बी सी अपॉन 4 पाई, ये आपको ध्यान रखना है। 4 अपना कैपिटल आर जिसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। इसके बाद ऑर्थो सेंटर हमारे एल्टीट्यूड्स जहाँ पे अपना मिले तीनों मिलते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ऑर्थो सेंटर एंगल जो हमारा बनता है वो 180 माइनस हाफ मतलब एंगल है। तो ये आप तीनों फॉर्मूले याद आपको रखने हैं, ये वाला। देन ये ट्वाइस ऑफ वो 90 माइनस हाफ ऑफ ए और 90 प्लस हाफ ऑफ ए, वो दोनों 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। इस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑर्थो सेंटर का हमारा एज आई सेड की राइट एंगल में स्पेशल केसेस बनते हैं। तो ऑर्थो सेंटर में आपका वर्टेक्स पे होता है हमारा, मतलब यहाँ पे अपना ये ऑर्थो सेंटर होता है और यहाँ पे हमारा सर्कम सेंटर होता है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक और फॉर्मूला होता है कि जो हमारा डी है ये पी इंटू बी अपॉन में एच। यदि हम परपेंडिकुलर इंटू बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है ये मतलब डी। सो ये आप ध्यान रख सकते हैं इनके। देन सिमिलरिटी पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, यदि आपके पास साइड का दे रखा हो तो एरिया की मतलब डिग्री हमारी 2 होती है, मतलब हम 2 चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एरिया आता है। तो वहाँ पे हमारा इसका स्क्वायर के कोरिस्पॉन्डिंग उसका रेशियो निकलेगा। जैसे हमारा एरिया में है तो उसका मतलब कि जैसे हमारा साइड का 2:3 है तो एरिया का हमारा 4:9 हो जाता है उसका स्क्वायर। तो इससे आप याद रख सकते हैं, चाहे वो आपकी साइड हो, आपका मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो या अपना एंगल बाइसेक्टर हो, तो सबका हमारा डिग्री 2 हो जाती है क्योंकि हमारा एरिया की डिग्री 2 है। हम 2 चीज़ को मल्टीप्लाई करके एरिया को लेके आते हैं, तो ये आपका सिमिलरिटी है। तो वो आपका रेशियो सेम ही चलता है, मतलब जो साइड का रेशियो था उसका स्क्वायर हम कर देंगे तो अपना एरिया का रेशियो आ जाता है। देन यदि हमें पेरीमीटर का रेशियो निकालना है तो हमारा सेम मतलब डिग्री बनी रहेगी पेरीमीटर में। तो हमारा ए बी चाहे साइड हो, अपना मीडियंस हो, एल्टीट्यूड्स हो, तो ये आपको सभी मतलब डिग्री बन रहेगी इनकी। देन ट्रायंगल कब बनेगा, तो यदि आपके पास 3 साइड गिवन है तो उनमें से किसी 2 का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए और उनके डिफरेंस से छोटा होना चाहिए। जैसे हमारा ये 2 3 4, तो इस केस में क्या है हमारा 2 3 5 ये हमारा तीसरी से बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है। यदि हम यहाँ पे 2 2 5 होता तो ये ट्रायंगल नहीं बनता क्योंकि हमारा 2 तो 4 मतलब कि तीसरी साइड 2 के सम से मतलब बड़ी है, तो वहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनता है। तो ये हमारी कंडीशंस होती है। देन हम कोसाइन फार्मूला के 2 रिजल्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर ये एक्यूट एंगल बनता है। और यदि हमारा ये है तो ये हमारा कोसाइन फार्मूला पे बेस्ड है। यदि आप वहाँ पे इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे एक्यूट और ऑब्ट्यूज का केस लेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो इसके बाद यदि हम ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इन रेडियस ए प्लस बी ये हमारा मतलब कि पी प्लस एच जो हमने पी प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 हमने देखा था वहाँ पे, तो वही सेम है यहाँ पे। इसके बाद यदि हम मीडियंस की बात करें तो मीडियन में हमारा ये फिगर पे बेस्ड ये हमारा फॉर्मूला है कि ए एम ये हमारा ये मीडियन है और इसका ये मीडियन है। तो ए एम प्लस सी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/4 ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। जब हमें मीडियंस गिवन हो तो आपको इस रिलेशन के थ्रू वो कोई भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा मीडियंस की लेंथ गिवन है तो आपको उसका हाइपोटेन्यूज या फिर इसका वाइस वर्सा, यदि आपके पास हाइपोटेन्यूज और एक मीडियन गिवन हो तो आपको दूसरे मीडियन की लेंथ निकाल लियो, तो इस वे में आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। देन ये हमारे राइट एंगल में 3-4 रिलेशंस होते हैं कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, मतलब हमारा बी डी का स्क्वायर ए डी इंटू डी सी होता है। ये था हमारा ट्रायंगल का। इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल में देखें तो इसमें सबसे पहले यदि हम ट्रेपेजियम के देखें तो हमारा एरिया ये हमने पहले ऑलरेडी देख लिया था कि 1 इंटू मतलब DH1 प्लस H2 ये हमारा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई होता है। और ये D1 इंटू D2 साइन थीटा में हमने कल देखा था, मतलब पहले वाली वीडियो में देखा था कि साइन जब हम इसको रोम्बस में यूज़ करते हैं तो थीटा 90 होता है, तो हमारा 1/2D 1 इंटू D2 आ जाता है। दैन हमारे ट्रेपेजियम के केसेस होते हैं। यदि आपको ट्रेपेजियम गिवन है और उसमें EF मिड पॉइंट्स हैं तो EF की लेंथ क्या होगी 1/2 AB प्लस CD, मतलब ये इनको जोड़ के इनसे हम हाफ कर देंगे तो हमारा EF आ जाएगा। देन यदि ये हमारे डायगोनल्स वाले केस में क्या होता है, जब इसके डायगोनल्स को हम मिलाते हैं तो EF की लेंथ हमारे 1/2 इनका जो डिफरेंस होगा उसका हाफ होगा। तो ये 2 रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है SSC का,
इसमें आपका ए बी और अपोजिट ये अपना ए डी अपोजिट मतलब ये इस पर आपके टेंजेंट वाला होता है, तो ये मतलब यहाँ पे इसका लेंथ दे देंगे तो आपको ये इंडिविजुअल भी पूछ सकता है कि अपना ये, यदि हम इस पर यहाँ पे लिखें कि ये हमारा ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, तो आपको किसी भी की भी लेंथ पूछ सकता है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट ये हमारे दोनों इक्वल होते हैं। तो इस पे बेस आपसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। देन इसके बाद एक्सटीरियर एंगल वाला जो हमारा ये है एक्स और वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि हम जब इसको ये करेंगे तो ये हमारा इसका, और यदि हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा एक्स आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो वाई। तो इस प्रॉपर्टी से हमारा ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। देन हमारा इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, तो एन हमारी नंबर ऑफ साइड्स हैं, यदि हम एन को में से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सम ऑफ ऑल एंगल्स आएगा, और यदि हम इसको एन से डिवाइड करें एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स तो ये हमारा इंटीरियर एंगल आ जाता है। देन ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखने कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। देन डायगोनल्स नॉट एंगल बाइसेक्टर्स, ये आप कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंगल बाइसेक्टर्स फॉर्म रेक्टेंगल, तो ये आपसे कभी कभार डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं। मिड पॉइंट से इसका पैरेललोग्राम बनता है। देन लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ट्राइसेक्ट डायगोनल, तो उसको 3 हिस्सों में बांटती है, तो ऐसे तो एक आपके 3 हिस्से हो जाते हैं। देन रेक्टेंगल में आपकी ये प्रॉपर्टी है कि ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड्स एक तरफ आपको लेनी है। जैसे ए बी सी डी है तो ए बी स्क्वेयर डी सी स्क्वेयर ए डी स्क्वेयर, तो ये हमारी इक्वल होती हैं। देन मिड पॉइंट से रोम्बस बनता है। डायगोनल आर नॉट एंगल बाइसेक्टर्स, डायगोनल इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर, मतलब जो ये काटते हैं तो ये आपका 90 डिग्री नहीं होता है। एंगल बाइसेक्टर्स स्क्वायर के होते हैं, यदि उनका एंगल बाइसेक्टर है आपका ये डायगोनल तो वो आपका स्क्वायर बनता है। देन स्क्वायर में आपके डायगोनल इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, और मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो उसमें स्क्वायर ही बनता है। देन रोम्बस में आपके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट्स हमारे रेक्टेंगल बनाते हैं जब उनको हम मिलाते हैं। देन डायगोनल ऐसा साइड की 90 डिग्री पे काटते हैं। देन एंगल बाइसेक्टर होते हैं और बीच में 90 डिग्री हमारा बनता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। देन पी क्यू आर एस, यदि यहाँ पे अपना एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें पी क्यू आर एस ये आपके मिड पॉइंट्स हैं। देन ये आपका 1, इसका जो एरिया होता है वो 1, ये अपना जैसे साइड का हो गया 1 2, मतलब टोटल ये 2, तो ये हमारा 1:4 हो जाता है। बट सिंस हमें ये वाला एक्सक्लूड करना है तो ये हमारा 1:3 में बांटता है इसको, क्योंकि हमने ये अपना मतलब इसमें जो हमने रेशियो लिया है वो ये मान लो कि ये हमारा लास्ट बीच में टी है, तो ये पी टी क्यू और हमारा ए पी बी क्यू का रेशियो 1/3 होता है। और यदि हम टोटल का देखें ए पी टी क्यू और ए टी बी का 1:4 होगा। देन इसमें क्या होता है कि हमें जेड की वैल्यू पूछ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल है तो ये हमारा एल्टीट्यूड है। तो इसमें क्या पूछते हैं कि ये हमारा डी इज अपना मीडियन, तो ये हमारा जेड इज इक्वल टू एक्स ये है, हमारा वाई ये है, तो इसका यदि हम डिफरेंस का हाफ करें तो वो हमारा जेड की वैल्यू दे देता है। तो ये बहुत बार एसएससी ने पूछा है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ए डी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ए डी नॉट मीडियन। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज़ लॉन्गेस्ट। जैसे हमारा यहाँ पे 120 डिग्री है, तो जो हमारा ये 15 है, ये 45 है, तो 45 मतलब जो हमारा सबसे बड़ा एंगल उसकी सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। देन ये मीडियन वाला, मतलब ये आपका ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट, ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो ये आप छोड़ सकते हैं। सो इसके बाद ये इस पेज पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपको लगभग सारे ध्यान रखने हैं। तो इसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे डायरेक्ट रेडियस पूछ लेते हैं। यदि आपको रेडियस निकालनी है तो आपको एक कंडीशन चेक करनी है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी और जो हमारी कोड्स हैं यदि हम इसको हाफ कर देंगे तो यदि ये इस डी के बराबर आ रहा है देन ओनली आपकी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। और सेकंड केस में यदि हम इनका डिफरेंस लें, यदि ये सेम साइड है तो हम इनका डिफरेंस लेंगे, और यदि वो डी के बराबर आ रहा है तो यू कैन पुट यहाँ पे आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अपोजिट में आपका सम का हाफ आना चाहिए डी के बराबर, और सेम साइड में आपका डिफरेंस डी के बराबर आना चाहिए उसका हाफ। देन यू कैन आपकी रेडियस की डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पाइथागोरस थ्योरम पूरा लगाना पड़ता है जो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता था कि आपका टाइम सेव हो।
देन सिमिलरिटी के आपको ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। जो हमारे ये 4 रिजल्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट चांसेस है ये इनसे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा सी है, सी की वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वेयर सी प्लस डी। तो सी प्लस डी हमारा ये है। तो यदि आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो पी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर अपॉन सी प्लस डी। देन आपको यदि डी की वैल्यू निकालनी है तो आप बी स्क्वेयर प्लस सी प्लस डी। तो आपको मतलब सी वाले में पी का स्क्वायर होगा और डी वाले में बी का स्क्वायर होगा, सामने वाले का स्क्वायर। देन एच स्क्वायर इजक्वल टू सी डी, हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले। देन इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारा जो ये 2 कोड्स हैं इसका जो सेंटर एंगल बनेगा वो हमारा एक्स होता है, एक्स और वाई। तो हमें यदि इन कोड्स के बीच का एंगल पूछ ले तो वो हमारा थीटा इजक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई। ये हमारे एंगल क्या हैं जो हमारी कोड्स सेंटर पे बना रही है, हमारा मतलब दोनों कोड्स जो सेंटर पे बना रही है वो हमारे एक्स और वाई है। तो यहाँ पे आप थीटा निकाल सकते हैं। थीटा क्या है हमारा, दोनों कोड्स के बीच का एंगल। देन ये हमारा यदि ये बाहर वाला है तो इसमें हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये एक्स और वाई जो हमारा सेंटर पे बन रहा है, तो इस वाले केस में हम उसको माइनस कर देंगे, इस वाले केस में हमारा प्लस होता है। तो यहाँ से एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये नंबर ऑफ सर्कल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये बहुत बार एसएससी ने पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि आप यदि इसको बड़े ट्रायंगल से सोल्व करेंगे तो वो आपको जल्दी सोल्व होता है। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको 2 एंगल गिवन होते हैं, या तो आपको एक्स वाई दे देंगे, उसके बेसिस पे आपको कोई भी एंगल ये पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारे ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप यूज़ करते हुए इसको सोल्व करते हैं। तो आपका ये मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होता है, ये वाला और ये वाला इक्वल होता है। तो बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और आपको ये पता कि आपकी लाइन पे एंगल 180 बनता है, और मतलब इसके बेसिस पे आप साइक्लिक प्रॉपर्टी और इसके बेसिस पे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो एंड रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है कि एक्स इसका डिफरेंस इज इक्वल टू इसका और इसका डिफरेंस। तो ये आप डायरेक्ट रिजल्ट इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा जो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम में डी पी इंटू पी बी, मतलब जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू ए पी इंटू पी सी। मतलब जो हमारे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से जो हमारे वर्टिसेस के पॉइंट हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। जैसे हमारा ये पी पे कट कर रहे हैं तो डी पी इंटू पी बी इज इक्वल टू ए पी इंटू पी सी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। एंड ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला फॉर्मूला, यू कैन लीव दिस। इसके बाद सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा एसएससी के लिए। ये हमारे इस पे हर बार क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी। यदि हमारे 2 कोड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपका पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू डी पी इंटू डी सी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगेन हमारा सेम फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी डी। तो इस पर आपको कोई भी वैल्यू देखे वो आपका कोई भी अदर वैल्यू पूछ सकते हैं। देन रेडियस वाला, इसमें क्या होता है कि आपको ये लेंथ दे देंगे और ये दे देंगे, आपको ये निकालना है। तो आपको इसमें क्या करना है कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए ये है देन पी बी पूरा। तो आपको यहाँ पे आर मान के इसको फिर सोल्व करना पड़ता है। तो हमारा क्या रिजल्ट बनता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आर ए माइनस आर। तो आप यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलता है कि मान लो कि हमारा ये हमारी सेगमेंट है, यदि इस सेगमेंट में एंगल थीटा बन रहे हैं तो आपको सर्कल में कहीं भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये सेम एंगल वहाँ भी बनेगा थीटा डिग्री। तो आप मतलब जहाँ भी करेंगे वहाँ पे हमारा ये एंगल थीटा ही बनेगा। सो ये हमारा ऑल्टरनेट सेगमेंट, मतलब अदर सेगमेंट में यदि हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल थीटा ही बनेगा, चाहे आप उसको कहीं पे बना लो, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, आप इसको कहीं भी ड्रॉ कर लो वो थीटा ही बनेगा। बट ये आपका सेम होना चाहिए जिस पे आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसको हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। ये इस पर भी बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू कैन रिमेंबर कि हमारे डायगोनल्स का प्रोडक्ट अपोजिट साइड को हम लेंगे। जैसे हमारा पी क्यू इंटू एस आर और एस पी इंटू पी क्यू, आर क्यू इजकल टू पी आर इंटू एस क्यू, मतलब डायगोनल्स पी आर इंटू एस क्यू। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डी सी टी और ट्रांसवर्स टेंजेंट। इसमें क्या होता है कि हमारा ये जो इसमें 2 अपने सर्कल हैं तो ये हमारा डायरेक्ट टेंजेंट है और ये हमारा ट्रांसवर्स टेंजेंट है। तो इसकी लेंथ पूछते हैं। तो आपका डी क्या है कि डी हमारा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो ये आपको ध्यान रखना कि डी का है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डायरेक्ट हमारा ये बनता है और ट्रांसवर्स हमारा ये है। तो इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है कि आर हमारा क्या है कि आर हमारा दोनों सर्कल का रेडियस है
तो जो हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनता है उसकी वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और जो हमारा ये सेकंड केस में जब हमारा अंदर बनता है ये, तो ये आपका R1 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। एक मिनट, सेकंड वाले केस में क्या मतलब पॉसिबिलिटीज हो रही है कि हमारा ये जीरो आ रहा है, क्योंकि हमारा कॉमन टेंजेंट है ही नहीं इसमें। तो ये आपका यदि इनसाइड द सर्कल है तो वो आपका टेंजेंट की लेंथ जीरो होती है, इसलिए हमारा ये फॉर्मूले में जब हम इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हमारा जीरो आ रहा है। तो आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है। और यदि ये चिपके हुए हैं तो उस केस में हमारा जब हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो हमारा 2√R1R2 आ जाता है। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसको कैसे याद करा था जो हमारे ये रिजल्ट है, ट्रांसवर्स मतलब इस टाइप में, मतलब ये थोड़ा सा डायरेक्ट हमारा सीधा होता है। तो d² माइनस, और यहाँ पे हमारा माइनस आएगा क्योंकि डायरेक्ट है, मतलब सीधा डायरेक्ट। ट्रांसफर मतलब टेढ़ा, तो वहाँ पे आएगा प्लस। तो ट्रांसफर्स में हमारा यहाँ पे प्लस आएगा, और डायरेक्ट में हमारा सीधा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और हमारा रेस्ट हमारा सेम ही चलेगा। तो इसके ये स्पेशल केसेस हैं जो हमने यहाँ पे सोल्व करे थे। तो इस केस में हमारा क्या है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर वो हमारा दोनों की रेडियस का सम ही है। तो यहाँ पे जब इसको आप पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2R1R2, क्योंकि हमारा जो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बनता है, तो वहाँ पे हमारा रिजल्ट 4ab आता है। तो हमारा 2 बार और √ab, तो वह यहाँ पे आप उसको रिजल्ट को देख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा ज्योमेट्री में, इससे बाहर आई थिंक कुछ नहीं बचा है। तो आज हमने ज्योमेट्री कवर कर लिया है। तो इसके बाद हमारा जो कुछ पोर्शन और बाकी है, आई थिंक अभी बाकी है थोड़ा सा। जब दो साइड और एक एंगल गिवन हो तो कोसाइन फार्मूला, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देन बाइसेक्टर में क्या होता है कि यदि आपका ये फार्मूला बनता है AB/AC इज इक्वल टू BD/DC, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हम आपके ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, मतलब ये इसकी एक कंडीशन होती है हम जब सिमिलरिटी में यूज़ करते हैं। तो यदि आपका ऐसा केस बनता है तो इसका मीनिंग ही यही है कि ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा AD। देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। तो ये आप मतलब 2 इंटू अपन के जो डायगोनल्स का सम है के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 2D1D2 स्क्वायर। तो ये आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स पे आ जाएगा। तो ये भी आपका डायगोनल और साइड के रिलेशन में पूछ सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे। तो उस केस में आपसे ऐसे कुछ वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आपका एल्टीट्यूड और बाइसेक्टर सेम हो देन ट्रायंगल इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है आपको। और आइसोस्केल्स में आपके एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर सब सेम लाइन पे होंगे, नॉट सेम, बट इन केस ऑफ अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों सेम होते हैं। बट इन आइसोस्केल्स एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर मीडियन ऑल सेम, और इक्विलैटरल में तीनों और हमारे जो तीनों सेंटर वो सेम लाइन पर लाई करेंगे, और इक्विलैटरल में वो सेम पॉइंट ही होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। देन यहाँ पे आप ये अपना हेमिस्फेयर वाला होलो हेमिस्फेयर टाइप का जो होता है, तो यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया में ये 2πr² हमारा होता है। हमारा कर्व सरफेस एरिया 2πr² हमारा हमने देखा था। तो यहाँ पे हमारा सिंस ये अंदर वाला भी जुड़ गया है तो यहाँ पे +r², और जो हमारा ये वाला एरिया बच गया ऊपर वाला, तो ये हमें ये निकालना है। तो हमें दोनों के एरिया से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसका कॉमन निकालना है। तो आपको πr² माइनस r², तो उसको जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो अपना 3πr² प्लस πr², यहाँ पे बड़ा r यहाँ पे छोटा r। देन वॉल्यूम में आपको उसका डिफरेंस लेना है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम, तो आपका वो आ जाएगा। ये हमारा हेमिस्फीयर, तो हमारा यहाँ पर 2/3πr³। देन एक्सटीरियर एंगल P, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा एंगल A है, मतलब ये 2A है और ये 2B है। तो यदि हमें x दे के ये वाला पूछ ले तो ये हमारा x का हाफ हो जाएगा। और अदर केस में हम मतलब जो ये यदि हम दूसरी तरह बात करें तो ये हमारा B-A आएगा। ये आप एक बार कंफर्म कर लेना। आई थिंक मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, तो आप एक बार इसको कंफर्म करना। देन आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम, इसमें क्या होता है कि हमारा एरिया का यदि हम रेशियो लें, एरिया की हमारी डिग्री 2 है, साइड की 1 है, तो आप यहाँ पे उसका जो रेशियो होगा वो स्क्वायर के टर्म्स में होगा, x² x हमारा इसकी ये साइड्स हैं। तो एंगल अपना एरिया ऑफ 3 एरिया 4 का रेशियो या x² होगा। सो ये आप ध्यान रख सकते हैं। देन AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये भी एक रिजल्ट है। पैरेलल साइड्स और जो हमारी अदर साइड्स हैं उसका सम इक्वल होता है। इसके बाद
इसमें हमारा एंगल बी ओ सी, ये हमारा पैरेललोग्राम है। इसमें यदि हम एंगल बी ओ सी लें जहाँ पे अपना बी ओ और ओ सी एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे आपका बी ओ सी हाफ ऑफ एंगल ए और जो आप यहाँ पे गिवन है इसका दोनों के सम का हाफ होता है। तो ये आप याद कर रख सकते हैं। देन इक्वल कोड्स हैं यदि, तो वो बाइसेक्ट करेंगी ये, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है। इस वाले केस में जो हमारा रेडियस होगा वो एंगल बाइसेक्टर बनेगा यदि हमारी कोड्स इक्वल लेंथ की हैं, तो हमारे दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, या आपके कभी कभार क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला ये आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें एरिया इक्वल रख के सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये ए, इसमें क्या जो हमारे ये दोनों इक्वल दे रखे हैं और हमारा बेस भी सेम है, तो इस केस में आप इनका एरिया, क्योंकि हमारा एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो आप उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। जहाँ पे आपके ए बी और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो आपको मतलब ये इक्वल है सीन्स और हमारा बेस सेम है, तो आप इसको एरिया की फॉर्म में लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। सो विद दिस हमारा ज्योमेट्री पोर्शन पूरा हो गया है। तो अभी हम अर्थमेटिक पे प्रोसीड करेंगे। तो अर्थमेटिक में सबसे पहले हम रेशियो और प्रोपोर्शन को देखेंगे। तो ए हमारा मेन प्रोपोर्शनल, मतलब जब हम उसको निकालते हैं तो हमारा इस फॉर्म में होता है ए एक्स, मतलब ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो बी। तो यहाँ से हमारा यदि हम मतलब बाहर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वालों को मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो हमारा एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट होता है। देन हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल, वहाँ पे आपका ए बी प्रोपोर्शन बी एक्स, तो यहाँ से आपका एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देन फोर्थ प्रोपोर्शनल में ये आपके डिफरेंट होते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। देन सक्सेसिव चेंज, मतलब कि एक के बाद एक यदि आपके पास डिस्काउंट है या फिर कुछ और है, तो आप सक्सेसिव चेंज, जैसे आपको एरिया ने आपको पहले 10% बढ़ा दिया, मतलब साइड को, देन 20% बढ़ा दिया, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा, तो आप यहाँ पे इससे सोल्व कर सकते हैं। मतलब आपका 10 + 20 + 10 × 20 अपॉन में 100, तो ये आपका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा उस पर 22%, मतलब 32%। तो इसमें मतलब उसका जो सक्सेसिव चेंज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस में आपके यदि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस 100 ± प्रॉफिट लॉस और में 100। इससे बेटर क्या है कि आप उसको रेशियो के उससे सोल्व करें। तो हमारा यदि आपके पास मान लो कि आपका 10% प्रॉफिट है, तो ये हमारा 1/10 बनता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि जो हमारा प्रॉफिट होता है उसका बेस हम सीपी लेते हैं, तो ये हमारा सीपी होता है। यदि आपका ये 10% प्रॉफिट था, तो CPSP हो जाएगा हमारा 10:11। और मान लो कि हमारा 10% लॉस था, तो हमारा ये 10:9 हो जाता है। तो ऐसे आप उनको सोल्व कर सकते हैं। मतलब रेशियो वाला बहुत ईजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हमारे फार्मूलाज। देन सक्सेसिव डिस्काउंट, ये हमारा सेम चलता है, बस हमारा इसमें क्या होता है कि डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है, तो हमारा ए बी यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे और प्लस माइनस माइनस प्लस होकर ये आपका ऐड हो जाता है लास्ट में। और डिस्काउंट का बेस हमेशा MP होता है, मार्केट प्राइस नॉट सेलिंग प्राइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट इस रिलेशन पे कि CP और मतलब आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दे देंगे और MP दे देंगे, देन आपको CP निकालना है। तो आप उस फॉर्मूला मतलब उस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि CP अपॉन 100 - D इज इक्वल टू MP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा यदि यहाँ पे देखें, ये हमने वहाँ पे रेशियो वाली बात करी है, जो मैंने आपको समझाई थी कि 10% प्रॉफिट है तो आपका 10/11 हो जाएगा रेशियो, यदि लॉस है तो ये 10/9। ये हमारा CP और SP है। तो आप इसको रेशियो से सोल्व करें। रेशियो वाला मेथड सबसे ईजी पड़ता है इन और एंटायर अर्थमेटिक, चाहे वो आपका प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, हर चीज़ में आपका रेशियो वाला मेथड सबसे ईजी पड़ता है और छोटा पड़ता है। तो इसके बाद A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ, ये इस यहाँ पे कुछ समझाने का नहीं है आपका, ये AB ही बनेगा। AB और B हमारा सेम बात होती है। देन यदि आपके ये कुछ टेक्निक्स हैं, 2% ऑफ B अपॉन 2 और A% ऑफ B, A की बात। अब मान लो आपके पास ये देखिए कि 12.5% ऑफ 38 आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ आप 2 से डिवाइड कर दो, तो बात सेम ही पड़ती है। तो मैंने वो सेम यहाँ पे किया है। देन फ्रैक्शंस,
आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं फ्रैक्शंस, या आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। तो जो भी आपके PYQ में फ्रैक्शंस पूछे गए आज तक, आप वो तो ढंग से याद करें एटलीस्ट। ये इस केस में हमारा क्या होता है कि 1/6 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 60% ऑफ x माइनस वाई। तो जब हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब हम ये यहाँ पे आएगा और ये हमारा मतलब क्रॉस में चलता है तो ये हमारा उल्टा हो जाता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/1, तो ये हमारा रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पे उल्टा चलता है, हमारा ये वाला यहाँ पे जाएगा, मतलब ये हमारा 1/6 उल्टा हो गया और ये हमारा 3/5, इसका 3/5 बनता है। तो ये आप यहाँ पे उल्टा हो जाता है ये। देन अप एंड डाउन वाले मैंने आपको समझाया था कि पहले आपका 10% बढ़ गया, देन 20% कम हो गया, तो 10, 11 और 20% हमारा 1/5 होता है। तो घटने पे हम इसको माइनस कर दिया, हमारा बेस है, ये हमारा प्रॉफिट लॉस या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है। यदि आपका इंक्रीमेंट तो आप उसमें ऐड कर देते हैं, बट सिंस हमारा ये डिक्रीमेंट है तो 5 में से 1 गया 4। तो इस तरह आपको ये सॉल्व करने होते हैं। और ये आपका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो पूरा फाइनल होता है, ये हमारा ओरिजिनल है और ये हमारा आफ्टर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है। देन रिमेनिंग वाला, इस केस में क्या होता है कि वो आपको बोलेगा कि आपके 100 में से 10 चले गए और बचे हुए का 10%। तो उस केस में आपका ये जैसे कि अपने 1/10 था, तो आप इसको 10 में से 9, ये आपका रिमेनिंग वाला है। तो यदि आप इसको यहाँ पे देखेंगे 75% स्पेंट, देन 75% ऑफ रिमेनिंग लेफ्ट 370। तो ओरिजिनल हमारा जैसे हमारा ये 7.5 था, तो ये हमारा 3/40 बनता है। तो हमने 3 को यूज़ कर लिया, तो 40 हमारा बेस था, हमने 3 को यूज़ कर लिया तो हमारा बचा 37। तो हमें यहाँ पे रिमेनिंग वाला लेना है। देन 75% ऑफ रिमेनिंग हमारा ये मतलब अपना 3/4 था, हमने 3 को यूज़ कर लिया तो हमारा बचा 1। तो ये हमारा ओरिजिनल इस साइड होता है और हमारा रिमेनिंग ये होता है। तो आपको इस वे में इसको सोल्व करना पड़ता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर लगता था मेरे को, तो आपको भी मतलब ये थोड़ा सा है। आपको यहाँ पे यदि फॉर्मूला याद है तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमारा पहला तो इफेक्टिव रेट, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला वाला इसको बोल सकते हैं। तो इसमें इफेक्टिव रेट क्या होता है कि आपका जैसे मान लो कि 10% में 3 साल है, तो आपका इफेक्टिव रेट 30% हो गया इन SI। बट उसमें हमारा कंपाउंडिंग वाले में आपका ऐड होता जाता है, जो आपका इंटरेस्ट है उस पर भी ब्याज पे ब्याज जिसको आप बोलते हैं। तो इफेक्टिव रेट में आपका जो CI वाला, वहाँ पे आपका ये मेथड होता है। यदि 2 ईयर है तो 2x, मतलब 2x तो हमारा SI वाला ही हो गया। देन ब्याज पे ब्याज के लिए x²/100। यदि ये 3 साल का है तो ये आपको 3x, फिर 3x² और फिर x³। तो ये आपके होते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि पहले वाले में आपका जो होगा वो 3x, मतलब 3 साल का 3x हो गया। मान लो कि हमारा वो यहाँ पे हमने कितना लिया है, 5 लिया है, 5%, तो हमारा 3×5 = 15। देन 3x² वाले में क्या होगा कि हमें यहाँ पे आपका डेसिमल यूज़ होगा, तो x³ मतलब 5 का क्यूब 125, तो एक हमारा यहाँ पे कैरी हो गया। देन 3x² मतलब 25 × 3 75, और यहाँ से हमारा एक कैरी था तो ये हमारा 76, तो 15.7625। तो ये हमारा इफेक्टिव रेट होता है इन केस ऑफ CI, हमारा मतलब ब्याज पे ब्याज। उसके लिए हम, ये तो हमारा CI होता है। इसके बाद जो आपका ये है, ये आपका उसका डिफरेंस होता है, मतलब SI और CI का। देन डबलिंग क्वाड्रपलिंग, ये हम आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको वो दे देंगे कि भाई वो 20 साल में डबल हो गया, तो 20 साल में वो डबल हो गया, तो वो ट्रिपल कितने दिन में होगा। तो हमारा n क्या है, आस्क्ड, जो हमसे पूछा है कितना गुना हो जाएगा। m है गिवन, अब मान लो कि मैं 2 गुना दिया था 10 साल में, तो 10 = अपना n हमें मान लो कि 10 गुना पूछा है, तो 10 - 1 9 अपॉन में डबल हमारा 10 साल में हो गया था, तो m क्या हमारा 2 डबल था -1, तो ये आपका 9 गुना इतने साल में हो जाएगा। 9 - 8 फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे मैं क्या पूछा कि × t, हमारा 10 साल में डबल हो रहा था, तो ये हमारा जो कैपिटल T आएगा, ये हमारा आएगा कि कितने साल में 10 गुना होगा, तो हमारा ये है तो 90 साल में हमारा होगा। तो इस टाइप में आप इसको कर सकते हैं। देन इसके बाद इंस्टॉलमेंट, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपके डायरेक्ट ही हमारा फॉर्मूला, ये आपको क्रैम करना है। पहले क्या था कि वो CI वाले इंस्टॉलमेंट पूछ रहे थे, बट आजकल SI वाले भी पूछ रहे हैं। SI वाला थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट CI वाले में आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट से आप इसको सोल्व करते हैं। तो आपके लिए इस बार इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, तो आप इसको भी
याद कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 100 इंटू ए 100t प्लस आर इंटू टी -1/2। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। देन इंटरेस्ट का डिफरेंस SI माइनस CI, तो 2 साल में ये आपका इतना होता है। देन उसका डिफरेंस इक्वल टू PR²/100, ये आपका इसका SI और CI का डिफरेंस 2 साल में। देन 3 साल में आपका ये फॉर्मूला बनता है। तो मैंने इस चैप्टर के डायरेक्ट फॉर्मूला याद किए थे, या फिर आपको इसको अदर मेथड है आपका रेशियो वाला, उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बट मैंने इसको अपना इन्हीं फॉर्मूला से सोल्व किया था। इसके बाद यदि हम SI और CI का रेशियो देखें तो हमारा 2 साल में इसका जो SI CI का रेशियो होगा वो 200/200 प्लस R। वो आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है और उसका रेशियो भी पूछ सकता है। तो ये हमारा था इसमें SI और CI का डिफरेंस। देन रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, हमारा हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो सेम रहता है। तो हमारा हर साल में रेशियो 100 प्लस R होगा। देन ये रेट हमारा इंक्रीज़ हुआ तो इंटरेस्ट डिफरेंस, ये हमारा आपको डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना पड़ता है। हमारा PRT जो हमने बेसिक फार्मूला किया था, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट डिफरेंस को पुट करना है इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, तो उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। देन इस केस में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट इक्वल होता है। ऐसे क्वेश्चन में वो क्या बोलते हैं कि उनका आपको उसका सम का रेशियो निकालना है और आपको इफेक्टिव रेट बोलते हैं कि भाई इतने दिन में आपका वो इंटरेस्ट इक्वल हो गया, तो आपका जो इसमें रेशियो बनेगा वो आपका इंटरचेंज हो जाता है। इस केस में जब आपका अमाउंट इक्वल हो कुछ साल बाद, तो वहाँ पे आपका 100 हमने प्रिंसिपल माना था, 100 प्लस आपका इफेक्टिव रेट, और ये हमारा 100 प्लस इफेक्टिव रेट 2, तो ये उसका था, मतलब सम का रेशियो उल्टा होता है। यदि हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो हमारा क्वेश्चन किस टाइप में होगा कि 2 सम हैं, उन पे 5 साल बाद वो 5 साल बाद इक्वल हो जाएगा, तो हमारा उस सम का रेशियो इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब ये इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ का रेशियो 3:4 था तो यहाँ पर 4:3 हो जाएगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे जब आपका अमाउंट सेम हो कुछ साल बाद, तो 100 प्लस ER और इसका ER2 इफेक्टिव रेट, ये हमारा इंटरचेंज हो जाता है। तो हमारा सम का रेशियो वो इसमें होता है, वो ये सम था जो जिनका कुछ साल बाद अमाउंट सेम होगा, तो इसका रेशियो आपका इंटरचेंज हो जाता है। तो इसके बाद एडवांस इंटरेस्ट, ये कभी कभार SSC क्वेश्चन पूछ लेती है। तो एडवांस इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आपका इंटरेस्ट आपके यहाँ पे क्या होगा कि जो आप उन्होंने आपको इंटरेस्ट आपका पहले काट लिया है वो अपॉन में प्रिंसिपल माइनस एडवांस इंटरेस्ट, तो हमारा बेस कम हो गया। तो यदि आपका बेस कम हो गया तो आपका जो परसेंट होगा वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। मान लो कि आपने 10% पे ब्याज था, बट जो असल में ब्याज होगा वो आपका 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बेस कम हो गया। तो बेस कम होने के कारण आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। देन इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको रेट दे देगा यहाँ पे। तो ये आपका रेट हो गया 10%, मतलब कि 10% मतलब 1/10, तो 10:11, तो आपका 2 साल में था। तो अगेन आपका वो 100 हो जाएगा, मतलब 100 121, और यदि आपका थर्ड ईयर तो वो उसकी पावर 3 हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिंस हमारे यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रखा है, तो आपको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो यदि आपको इसको भी 121 करना है तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आपको जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा टोटल जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, और ये आपका इसके बीच में जो होगा ये आपका इंटरेस्ट होगा। तो इसके बेसिस पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में वो क्या बोलता है कि कुछ एक अमाउंट है वो 3 साल में इतनी हो जाती है और 6 साल में इतना, तो हमारा यहाँ पर टाइम डबल हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि छोटी इंटू बड़ी, जैसे हमारे यहाँ पे ये 6690 था, ये छोटी था, तो दिस इंटू दिस अपॉन में बड़े वाली, तो ये आप अमाउंट आ जाएगा जो इतने साल में अपना इतना हो गया और 6 साल में इतना हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम डबल कर रहा है। तो उस वाली कंडीशन में ये वाली चीज़ आपको लगानी होती है। देन ईयर इन फ्रैक्शंस, यदि आपको ये बोलते कि आपका 12% इंटरेस्ट रेट है और आपको कुछ मतलब 2 साल 4 महीने का निकालना है, तो आप 2 साल का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 12 + 12 + 12 × 12 अपॉन में 100, तो इससे आपका ये 2 साल का आ गया। तो ये आपका 2 साल का आ गया 25.44। देन यदि आपका इंटरेस्ट रेट 12 है तो ये पूरे 12 पे था, तो 4 महीने पे हमारा ये 4% होगा। तो 25.44 हमारा 2 साल का था, प्लस में 4
प्लस 25.44 इंटू 4/100। तो इस तरह से आपको इफेक्टिव रेट निकालना है। जितने भी आपके पास गिवन ईयर्स हों उसमें आपको इफेक्टिव रेट निकालना, चाहे वो मंथ वाला भी हो तो वो आपको ऐड करना पड़ता है लास्ट में। और ये हमारा ब्याज पे ब्याज वाला जो मैंने बताया था कि ब्याज पे ब्याज के लिए हम उसको आगे फिर कंसेक्यूटिव वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये वाला क्या कि हमारे CIA में कितने साल मतलब कितने टाइम हो जाएगी। हम अब मान लो कि हम ये बोलते हैं कि वो 9 साल में, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया कि वो 2 से 1/4 हो गया 2 साल में, फाइंड रेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 9/4 हो गया, 9/4 माइनस 1 इंटू 100। तो ये हमारा इस रेट पे था जो इतने साल में मतलब 2 साल में 2 से 1/4 गुना हो गया। तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना होता है। यदि वो आपका 3 साल का है तो यहाँ पे क्यूब हो जाता है, मतलब क्यूब रूट, और पावर 4 है तो उसकी रूट 4 टाइम्स। देन सम का रेशियो, जैसे जो आपका सेकंड थर्ड में था वो यदि XY था तो फोर्थ और सिक्स में XY होगा, और सिक्स्थ एट्थ में भी XY ही होगा। मतलब यदि फर्स्ट एंड फोर्थ में ये था तो देन फोर्थ और सिक्स्थ और एट्थ ये आपका सेम ही चलता है थ्रू आउट। ये हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं उसका डिफरेंस का फॉर्मूला। तो यदि आपको वहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना था बट यहाँ पे आपको R निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहीं से आप इसको निकाल सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था। यदि आपको इस वाले फॉर्मूले में रेट निकालना है तो ये आपका, इसको आप यहाँ पे लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप R निकाल सकते हैं, जो हमने यहाँ पे किया है। ये हमारा D हमारा यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये था हमारा SICI। इसके बाद आपको एलिगेशन का आपको यहाँ पे कैसे यूज़ करना है। आपका रेट 1, रेट 2 और इफेक्टिव रेट होगा। तो ये हमारा P मतलब यहाँ पे हमारा P क्या है, प्रिंसिपल। तो वो आप यहाँ पे आप एलिगेशन का यूज़ करके वो अमाउंट निकाल सकते हैं जिस पे रेट ये था और हमारा इफेक्टिव रेट ये था। इसके बाद CI में ट्रिपलिंग डबलिंग वाला क्या है। हम मान लो कि वो 10 साल में 3 गुना हो रहा है, तो मान लो कि ये 3 का ये 5 टाइम्स है, और ये आपको 50 साल में 3 की पावर 5 इतना गुना हो जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला होता है इसमें। ऐसे ये क्वेश्चन पूछता है तो वो आपकी पावर बढ़ती जाती है फिर। जैसे यहाँ पे 50 साल में कितना गुना होगा तो वो 3 की पावर 5 गुना हो जाएगा। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके बाद जो कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं, दे आर बेस्ड ऑन व्हाट टू ऐड। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि कुछ हम ऐड या फिर हमें माइनस करना पड़ता है ताकि एक वो प्रोपोर्शन में आ जाए। ये SSC का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। तो मान लो कि हमारा कुछ गिवन है कि 2, 3, 30, 35 में हम क्या ऐड करें कि वो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो आपको सबसे पहले इसका डिफरेंस लेना है। 2, 3 का डिफरेंस 1, 30, 35 का डिफरेंस 5। इसके बाद आपको जो ये आए इन्हीं का डिफरेंस लेना है 4। तो 1, 5 का डिफरेंस 4, और इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले टर्म को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसका डिफरेंस को आपको इससे इक्वेट करना है। जैसे हमारा यहाँ पे 2 पंजे 10 और 3 एकम मतलब 30, तो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। मतलब 4 की वैल्यू 20 है तो हमारा 1 की वैल्यू 5 होगी। तो ये आपको 5 ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना ताकि आपके ये प्रोपोर्शन में आ सके। तो ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है SSC का। ये वाला आप छोड़ सकते हैं फॉर्मूला, ये मतलब क्वेश्चन स्पेसिफिक फॉर्मूला, तो ये आप यू कैन लीव दिस। ये इनकम टैक्स वाले भी बहुत कम पूछे गए हैं। यदि आपको ये देखना तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। इनकम टैक्स इंक्रीज बाई 17% और नेट इनकम रिड्यूस्ड बाई 8%। तो आपकी जो टोटल इनकम होगी वो X + Y होगी, मतलब आपकी इनकम 25 होगी। तो आपको टैक्स मतलब टैक्स निकालना आपको। तो टोटल टैक्स रेट आपको क्या होगा 8/25, जो आपकी इनकम रिड्यूस करी है अपॉन में टोटल इनकम वो आपका इंटू 100 करेंगे आप। तो ये आपका 32% वो टैक्स रेट। यदि हम इसको सिंप्लीफाइड भाषा में समझें तो ये 17% आप इनकम टैक्स इंक्रीज़ होने के कारण आपकी इनकम 8% घटी है। तो आपको टैक्स रेट निकालना है। तो इनकम मतलब रेशियो टैक्स अपॉन अपना नेट इनकम का रेशियो ये है। तो इनकम 25, तो आपको उस पर कितना % वो है तो आप उसको निकाल सकते हैं यहाँ से। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में आपके सबसे पहले आपके जो कन्वर्जन के फॉर्मूले होते हैं ये आप ध्यान रखें। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। आपको 2 स्पीड गिवन होगी कि वो स्पीड से जाने में 10 मिनट पहले पहुंचता और दूसरी से जाने में 20 मिनट लेट पहुंचता है।
तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, जो आपका टाइम गैप, जैसे यहाँ पे हमारा 30 मिनट का है तो आपको घंटे में लेना हो, तो आप इसको यूज़ करके ये वाले ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देन एवरेज स्पीड है, इसमें क्या होता है कि आपका डिस्टेंस इक्वल होता है, तो वहाँ पे आप इन फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। देन ये आपका ये वाले क्वेश्चन क्या होता है कि वो स्पीड ऑफ ए, यहाँ पे क्या होता है जैसे ये मान लो कि ये 2 ए बी हैं, ये यहाँ से चले और ये यहाँ से चला और ये यहाँ पे मिले, और इसके मिलने के बाद आपको टाइम गिवन होता है कि ये इतने टाइम बाद पहुँचा। तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी का रेशियो इज इक्वल टू रूट ऑफ, आपका टाइम उल्टा हो जाता है, टाइम बाई बी टाइम बाई ए, मतलब मिलने के बाद जो इन्होंने टाइम लिया उसका रेशियो का रूट जब हम लेंगे तो हमारा स्पीड ऑफ ए अपॉन बी आएगा। इफ टाइम इक्वल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इफ टाइम इक्वल आपका स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है। यदि आपका स्पीड का रेशियो ये था तो आपका टाइम का उल्टा हो जाता है। देन नॉन स्टॉप वाले में क्या होता है कि आपकी नॉन स्टॉप में स्पीड x किलोमीटर है और विद स्टॉप आपके y किलोमीटर पर आ रहा है, तो स्टॉपेज इन एन आर कितने होंगे, तो वो आप उसका स्पीड का डिफरेंस लेके उसको नॉन स्टॉप वाले से आपको उसको डिवाइड करना है। तो ये आपका सॉल्व हो जाता है कि आपके 1 घंटे में कितने स्टॉपेजेस थे। देन एलिगेशन में आपको क्या करना होता है, यदि आपका S1 गिवन मतलब डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 और आपका टोटल डिस्टेंस, तो उससे आपका ये टाइम पर रेशियो आता है। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके टाइम का रेशियो निकालो। हमारा S1 स्पीड 1, S2 स्पीड 2 और ये हमारा एवरेज स्पीड। तो इस क्वेश्चन में यदि आपके पास डिस्टेंस गिवन हो तो आपको उसको भी स्पीड में चेंज करना पड़ता है। ये आपके रेस वाले क्वेश्चंस हैं। इन 1500 मीटर रेस ए डिफिटेड बी बाई 150 मीटर, बी डिफिटेड सी बाई 75 मीटर, तो आपको इसके उससे आपको इसको सोल्व करना पड़ता है रेशियो के उस। तो इस गिवन क्वेश्चन में हमने एक 1500 मीटर की रेस ली, तो ए चला 1500 मीटर, तो उस टाइम पे बी ने किया 1350, और जब बी ने अपनी रेस पूरी कर ली तो सी का वो यहाँ पे था 75 मीटर का लैग। तो यदि हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो हमारा ये रेशियो बनेगा 10 9 और 60 57। सिंस हमारा यहाँ पे हमको बी को इक्वल करना पड़ेगा, उससे हमारा मतलब तीनों को हम जो हमने हमारा रेशियो में होता है ए बी का गिवन हो और बी सी का गिवन हो, तो आपको बी को इक्वल करना पड़ता है, तभी आप तीनों का एक क्यूमुलेटिव रेशियो ले सकते हैं। तो वो अपने हमने यहाँ पे यूज़ करा है, तो ये रेस वाले क्वेश्चंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, ये टाइम एंड वर्क, ये सबसे ईजी चैप्टर होता है पूरे मैथ में। यदि आपको यहाँ पे एफिशिएंसी का आइडिया है तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। एफिशिएंसी और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है, जो जितना ज़्यादा टाइम लेगा वो उतना ही कम इफेक्टिव होगा। तो ये आप रेशियो से इसको सोल्व कर सकते हैं। देन वेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, आप जितना ज़्यादा वर्क करेंगे आपका वेज उतना ही ज़्यादा होगा। वर्किंग टुगेदर सेम टाइम, वेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। देन ये आपके कुछ फॉर्मूला होते हैं, ये क्रॉस मेथड, ये आप पवन राव सर की वीडियो से देख सकते हैं कि आप इसको M1W2 मतलब ये M1W2 dt D1 इज इक्वल टू M2W1 D2, तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देन ये वाला मेथड मैंने पवन राव सर की क्लास से किया था, तो आप टाइम एंड डिस्टेंस की पवन राव सर की क्लास देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स मेथड है, तो ये आप उनकी क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं। देन ये हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि ए एक्स प्लस 1 डे काम करता है और बी एक्स प्लस बी डेज काम करता है और ए प्लस बी एक्स डेज में करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू में डायरेक्ट रूट ए भी होता है। जैसे हमारा मान लो यहाँ पे 9 और मतलब ये मान लो कि 4 था, तो 9 चौका 36, तो एक्स की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। जैसे मान लो कि ए ने एक्स प्लस 9 दिन काम किया, बी ने एक्स प्लस 4 दिन काम किया, तो आपको यहाँ पे यदि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप उसका दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले सकते हैं, तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस बी मतलब 6 दिन में उसको कर देंगे। देन इनकम वाले, ये आप इस मेथड से कर सकते हैं, जो आपके वहाँ पे 3 मेन 2 बॉयज़ इतने पैसे कमाते हैं 9 दिन में, तो आप इनको इक्वल रख के उनकी एफिशिएंसी निकाल के आप जो वहाँ से आपसे पूछा वो आप कर सकते हैं। देन ये पर रेशियो प्रोपोर्शन, ये हमारा मेंस का पार्ट है, तो आई थिंक हमने ये रेशियो प्रोपोर्शन, इसमें आपको ए बी और बी सी टाइप वाले आपको बी को इक्वल करना होता है, तो उस वे से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देन यदि आपके पास ऐसा कुछ गिवन हो 2A = 3B = 5C, तो उसमें क्या करना होता है, जो आपका ए का रेशियो होगा वो इन दो का प्रोडक्ट और बी का इसका और इसका, मतलब जो आपका बी है उसको छोड़ के दोनों का प्रोडक्ट, तो वो आप उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा ए यहाँ पे 15 होगा, देन बी
2 और 5 का मल्टीप्लाई 10, और सी 2 और 3 का मल्टीप्लाई, मतलब सी के लिए सी को छोड़ दो, ए के लिए ए को छोड़ दो, बी सी वाले को मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट्स को। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो कि पहले रेशियो 2:7 था, हमने 38 को ऐड कर दिया तो हमारा रेशियो 5:3 हो गया। तो ऊपर वाले में 5 का गैप है और नीचे वाले में 3 का गैप है, तो ये आपको इक्वल करना होता है। तो आप ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 5 से, तो इससे तो जो आपका यहाँ पे डिफरेंस आएगा, जैसे हमारा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो जो आपका यहाँ पे डिफरेंस होगा, यहाँ पे आप 6 और 25, तो मतलब यहाँ पे आपका 6 होगा और यहाँ पे आपका 25, तो 19 की वैल्यू 38 है। तो इस के माध्यम से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा 1 की वैल्यू 2 है, तो आपको हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके थ्रू आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। देन डबल क्रॉस मेथड में आपका यहाँ पे हमारे सेम थे बट यहाँ पे अलग अलग होते हैं। तो ये डबल क्रॉस में आपको क्या करना पड़ता है कि इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन बी को इससे करेंगे, और जो आपका यहाँ पे प्लस माइनस वाला गिवन है उसको भी आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वालों से। तो इसका आप डिफरेंस लेके आपको सिमिलर इसी तरीके से आपको जो हमने यहाँ पे किया था कि आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, फिर उस 1 की वैल्यू को आप हर जगह पुट करें और उससे आपके पास जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे हैं मिक्सचर वाले क्वेश्चन। व्हेन वन थिंग इज़ एडेड कीप रेस्ट रेशियो सेम। अब मान लो कि हमें क्या बोला गया है कि हमने एक में वाटर को ऐड कर दिया वाइन में, तो हमने वाटर ऐड किया है वाइन में, तो आपका वाइन का रेशियो मान लो कि 4:3 था, और उसके बाद मतलब डालने के बाद ये आपका 4:3 से बढ़ के मतलब ये 9:5 हो गया। तो आपने वाटर ऐड किया, तो आपको जो ये वाटर वाला ये आपको सेम रखना, तो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि आपका पानी वाला कंटेंट सेम रहे। तो ये आपको इसका मीनिंग है। देन मिक्सचर मेक कैपेसिटी ऑफ ऑल कंटेंट इक्वल। तो आपको सभी को इक्वल करके जब आप उसमें मल्टीप्लाई रेसिप्रोकली विद क्वांटिटी ऑफ कंटेनर। अब मान लो आपको क्या बोल रहा है कि एक में 3:4 है, एक में अपना कुछ और रेशियो में है 5:3, और ये क्या बोल रहे हैं आपको इनमें से 2:3 में लेना है। तो ये वाले क्वेश्चन मिक्सचर के लिए आपको सबसे पहले इनकी क्वांटिटी आपको इक्वल करनी है, उसके बाद फिर आपको जो जो जिस रेशियो में गिवन है वो आपको वहाँ से निकाल के उनका फिर फाइनल रेशियो निकालना आपको कि आपका थर्ड कंटेनर में क्या रेशियो होगा। तो मिक्सचर के लिए मैं आपको क्या कहूँगा कि आप कोई एक टीचर जिससे आपने पढ़ा उसके नोट्स आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर वाला थोड़ा सा ट्रिकी एरिया होता है। तो ये आप किसी क्लास या फिर कोई आप एक वीडियो देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सारी टाइप्स कवर हो जाएंगी कि आप वाइन को 2-3-4 बार एक सेम प्रोसेस को आप रिपीट कर रहे हैं। तो देन डिफरेंट प्रोसेस में आपका वाइन W-X प्लस ये आपका जो आपने उसमें ऐड किया दोबारा, तो ये आपका ये प्रोसेस चलते रहते हैं। तो मैं आपको मिक्सचर के लिए यही बोलूँगा कि आप किसी एक टीचर की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब थोड़ा ट्रिकी एरिया होता है मिक्सचर वाला। तो इसके लिए आप किसी भी टीचर बीट पवन राव सर और आदित्य रंजन सर, आप उनकी एक ये वीडियो देख सकते हैं। देन मेंसुरेशन में हमने इसमें ज़्यादातर वहाँ पे सोल्व कर लिए थे। आपको फ्रस्टम का फॉर्मूला याद करना है। स्लेंट एज और स्लेंट हाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस मतलब फॉर्मूला कॉपी रिवाइज़ कर लिया। तो भाई इस वीडियो में ये हमारी लगभग 2-2.5 घंटे की वीडियो हो गई है। यदि हम तीनों पार्ट्स को ऐड कर लें तो भाई ये थोड़ी सी लंबी रही, बट हमने मैथ के लगभग सारे फॉर्मूले कर लिए हैं और इसमें बहुत भाई मेहनत भी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी लोग अपने CPU तैयारी कर रहे हैं या फिर CGL तैयारी कर रहे हैं उनको भी अच्छा बेनिफिट मिले। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।